तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोलाइट्स की। मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं? लार्ज लैक्टोन रिंग, लैक्टोन की बड़ी बड़ी रिंग्स होती है ना, उसको हम कहते हैं मैक्रोलाइट। आई रिपीट, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, लार्ज लैक्टोन रिंग मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं मैक्रोलाइट। और ये जो मैक्रोलाइट होता है ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, मतलब कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। ये बैक्टीरियोसीडियल नहीं है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, ये सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा। और ग्रोथ को कैसे कम करेगा? बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, पर थोड़ी देर के लिए ही इनहिबिट करेगा, क्योंकि ज़्यादा देर इनहिबिट करेगा तो बैक्टीरिया में प्रोटीन बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। पर मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब ये सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है, उसको मारता नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए ये जो आपके मैक्रोलाइट्स होते हैं, ये जो आपके एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन होते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस को बैक्टीरिया में थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, तो वहां पर भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, वो भी प्रोटीन को रोक रहे थे। वहां पर मैंने बोला था कि अमीनोग्लाइकोसाइड सीडियल नेचर का होता है और टेट्रासाइक्लिन जो है बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। वैसे ही अगर मैं मैक्रोलाइट्स की बात करूं, मैक्रोलाइट्स जो होते हैं एंटीबायोटिक हैं। सबसे पहले तो ये लिख देना कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक वो जो एंटी माइक्रोबियल भी कहलाएं, मतलब कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करे, हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाए। ठीक है, फिर आपको बताना है कि जो मैक्रोलाइट्स होते हैं वो लार्ज लैक्टोन रिंग मॉलिक्यूल होते हैं। फिर आपको बताना है कि जो मैक्रोलाइट्स होते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? पॉलीकेटाइड क्लास से। अब ये पॉलीकेटाइड क्या होते हैं? पॉलीकेटाइड एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलीकेटाइड क्लास से ये बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, मैक्रोलाइट्स के अंदर कई तरह की ड्रग्स आती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। वैसे ही एक ड्रग है पिक्रोमाइसिन, ये भी इसके अंडर में ही आती है, और ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल है मैक्रोलाइट्स में, जिसका नाम है पिक्रोमाइसिन, जो कि आपको मिली थी एक्टिनोमाइसिटीज से। इस फंजाई से मिली थी, किससे? एक्टिनोमाइसिटीज से। तो ध्यान रखना 1950 की बात है, सबसे पहली आइडेंटिफाइड जो हुआ था मैक्रोलाइट वो है पिक्रोमाइसिन, और कहां से आइसोलेट हुआ था? एक्टिनोमाइसिटीज से, जो कि एक फंजाई है। उसके बाद बात करते हैं, और भी आइसोलेशन हुए हैं, और भी आइडेंटिफिकेशन हुए हैं। उसके बाद पिक्रोमाइसिन के बाद हमें मिला था एरिथ्रोमाइसिन और कार्बोमाइसिन 1952 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, किस नेचर का होता है, कहाँ से हमें मिला था, सबसे पहला कौन सा मिला था, किस ईयर में मिला था, दूसरा कौन सा मिला था, किस ईयर में मिला था। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैक्रोलाइट्स की, तो मैक्रोलाइट्स जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से मारते हैं। ठीक है, आई रिपीट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से किल करते हैं मैक्रोलाइट। क्यों? क्योंकि नाम से ही सुनो, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल, और बड़े मॉलिक्यूल हैं तो ग्राम नेगेटिव वाले जो बैक्टीरिया हैं उसके अंदर तो वो जा ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, मैक्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं। बहुत ही कम ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जिनको मैक्रोलाइट्स किल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, साथ ही साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अच्छा इफेक्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और मैक्रोलाइट्स दे रखे हैं जो कि आपको सॉइल सैंपल से मिले थे। ये सारे आपको सॉइल सैंपल से मिले हैं, जैसे कि आपका स्पीरामाइसिन, जोसामाइसिन, रोजामाइसिन, ये सारे आपको सॉइल सैंपल से मिले थे। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन मैक्रोलाइट्स का। बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकते हैं, लैक्टोन रिंग होती है, क्लास पॉलीकेटाइड है, पिक्रोमाइसिन सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन हुआ 1950, फिर 1952। उसके बाद आपको यहाँ पर केमिस्ट्री दे रखी है मैक्रोलाइट की। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं? लैक्टोन की बड़ी बड़ी रिंग होती है, इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब बड़े, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक, तो बड़े साइक्लिक लैक्टोन रिंग यहाँ पर होते हैं। जैसे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये है इसका स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप बन जाएगा। जैसे आप देखो, इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप बनता जाएगा। इधर से भी अपने आप इस तरह से प्रैक्टिस करने से बनेगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि याद कैसे करें। देखो, CH3 इधर है तो इस साइड भी CH3 है, इधर OHCH3 है तो इस साइड भी OHCH3 है। तो इस तरह से कॉमन ढूंढना शुरू करो, कहाँ पर क्या कॉमन है। ठीक है, ट्रिक बनाना शुरू करो। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस से ही बनेगा। मैं इसे बोलकर तो याद नहीं करवा सकता। जब तक आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के लिए पेन पेंसिल नहीं उठाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो स्ट्रक्चर आपको एज इट इज याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स में आएगा। तो स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपका आधा पेज भी कवर हो जाएगा
और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ आपको ये स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे मैक्रोलाइड की, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अमीनो शुगर, कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है एक मैक्रोलाइड में। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो मैक्रोलाइड्स में आपको देखने को मिलेगा लैक्टोन रिंग, कीटोन ग्रुप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोन पार्ट। जितना ज़्यादा ग्लाइकोन पार्ट होता है उतना ज़्यादा ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, इधर है ए ग्लाइकोन पार्ट। फिर मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ मैक्रोलाइड दे रखा है। केमिस्ट्री ऑफ मैक्रोलाइड से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जब आप उसका इंट्रा मोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन कराते हो तो आपका मैक्रोलाइड बनता है। ठीक है, तो ये मैक्रोलाइड की केमिस्ट्री हो गई, ये मैक्रोलाइड्स के ग्रुप हो गए, ये मैक्रोलाइड्स का इंट्रोडक्शन हो गया और ये मैक्रोलाइड की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड। तो देखो मैक्रोलाइड्स को मेंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, तो इस तरह से कितने मेंबर हैं उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कि अगर स्ट्रक्चर है, अगर कोई भी रिंग है तो उस रिंग में कितने मेंबर है। जैसे 12 मेंबर, 14 मेंबर, 15 मेंबर, 16 मेंबर, 17 मेंबर, ध्यान रखना 12, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 मेंबर में आपको दे रखा है नियोमेथामाइसिन, मेथिमाइसिन। 14 मेंबर में आपको दे रखा है नेचुरल और सेमी सिंथेटिक, दो तरह से होते हैं। उसके बाद 15 मेंबर में आपको दे रखा है एजिथ्रोमाइसिन। 16 मेंबर अगेन दो तरह से होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक। और 17 मेंबर में आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ से आपको एक दो एग्जाम्पल याद रखने हैं जो भी आपको इजीली याद हो जाए, ताकि आपका क्लासिफिकेशन का काम भी हो जाए। तो क्लासिफिकेशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, केमिस्ट्री देख ली, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक टेट्रासाइक्लिन का और अमीनोग्लाइकोसाइड का लेक्चर नहीं देखा है, जाके लेक्चर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि प्रोटीन बनता कैसे है। क्योंकि आपको पता है कि आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हो, मतलब आप देखने वाले हो कि जो आपका मैक्रोलाइड है, मैक्रोलाइड मतलब आपका एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पिक्रोमाइसिन, जितने भी माइसिन है ना, सब इसके अंदर में ही आते हैं, अंडर में ही आते हैं। तो ये जो मैक्रोलाइड है ये किस तरह से बैक्टीरिया को किल करता है। तो मैंने शुरू में बोला था कि ये बैक्टीरिया को किल तो नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा, मतलब ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। दूसरा, ये कैसे काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बन रहा है ना उसको रोक देगा। प्रोटीन नहीं रहेगा तो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी और जरूरी फंक्शन नहीं होगी बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा। पर ये रिवर्सिबल बाइंड होता है। रिवर्सिबल बाइंड होता है मतलब थोड़ी ही देर के लिए बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस रुकता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जिंदा है पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है। दैट्स वाई ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बाइंडिंग कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने देखा था बैक्टीरिया में डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। आरएनए भी कई तरह के हमने देखे थे, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। उसमें से हमारा काम का था टीआरएनए, क्योंकि ये टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को ले जाता था राइबोसोम के पास। किसके राइबोसोम के पास, बैक्टीरिया के राइबोसोम के पास, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या बनाने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। प्रोटीन बनना देखेंगे तभी तो उसको रोकेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इस तरह से हमने देखा था कि ये एमआरएनए होता है। यहाँ पर 3 साइड होती है, ठीक है, एक होती है अमीनो एसाइल साइड, एक होती है पेप्टाइडल साइड, एक होता है आपका एग्जिट साइड। ठीक, तो जो टीआरएनए था वो टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आ रहा था और ये अमीनो एसिड जो है अमीनो एसाइल साइड पे बाइंड हो रहा था। ये सारा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब यहाँ पर किस तरह से ये काम करता है वो देखो। ये जो आपका मैक्रोलाइड होता है ना, ये मैक्रोलाइड बड़ा समझदार है। ये मैक्रोलाइड पता है क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, राइबोसोम में 3 साइड थी, अमीनो एसाइल साइड, पेप्टाइडल साइड और एग्जिट साइड। ये एग्जिट है, ये अमीनो एसाइल है और ये पेप्टाइडल है। तो यहाँ पर क्या होता था, अमीनो एसिड आता था इस जगह, फिर वो यहाँ पर आता था, तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड आ गया, फिर ऐसे चलता रहता, तो यहाँ पर अमीनो एसिड की लंबी चेन बन जाती है और इसी को हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, पर अब इस ड्रग ने काम कैसे करा, ये जो आपका मैक्रोलाइड है, ये जो आपका एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पिक्रोमाइसिन, जिससे भी माइसिन है, ये क्या करते हैं, इस पेप्टाइडल साइट को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये साइट ब्लॉक हो जाएगी तो अब अमीनो एसिड यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो इसको बोला हमने कि ट्रांसलोकेशन रोक दिया। जो अमीनो एसिड ट्रांसलोकेट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा था, हमारे पेप्टाइडल साइट पे आ रहा था, जहां पर ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे थे, तो ये अब आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये साइड जो है ब्लॉक हो चुकी है। मैं हाईलाइट कर देता हूं कौन सी साइड ब्लॉक हुई है। ये साइड जो है ब्लॉक हो चुकी है, जो पी वाली साइड है वो ब्लॉक हो चुकी है।
तो ए वाली साइड से पी वाली साइड पे अमीनो एसिड आ ही नहीं पा रहा, और जब अमीनो एसिड आ ही नहीं पाएगा तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड का तो लॉन्ग चेन होता है, और जब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो सेल वॉल नहीं बन पाएगा, और बैक्टीरिया में कई तरह के एसेंशियल फंक्शन रुक जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाएगी। पर एक बात और जो कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी वो रिवर्सिबल होगी, मतलब एक बार बाइंडिंग हुई तो थोड़ी देर बाद ये हट भी जाती है, तो वापस प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, पर अब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है बहुत रुक चुकी है। तो दैट्स वाई दिस इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में टेट्रासाइक्लिन देखा था, वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक था, तो ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। उसके बाद चलते हैं एरिथ्रोमाइसिन पे। एरिथ्रोमाइसिन भी इसी का एग्जांपल है मैक्रोलाइट्स का। तो एरिथ्रोमाइसिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एरिथ्रोमाइसिन को अलग से। एरिथ्रोमाइसिन को आइसोलेट किया गया था 1952 में, ये सेकंड आइसोलेशन था। फर्स्ट आइसोलेशन 1950 में पिक्रोमाइसिन का किया गया था। ये कहाँ से आइसोलेट किया गया था? वैसे तो एक्टिनोमाइसिटीज लिखते हैं, पर एक्टिनोमाइसिटीज में भी कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। अब देखो, कई पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये पेशेंट यहाँ पर है, इसको मैं पेनिसिलिन नहीं दे सकता। क्यों? हो सकता है इस पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी हो, या फिर ये पेशेंट जो है पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो। मतलब कि जो पेनिसिलिन है, हो सकता है वो इस बंदे पे अपना एक्शन सही से शो नहीं कर रही हो, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म, सबका एडीएमई अलग अलग होता है। तो हो सकता है पेनिसिलिन कहीं अच्छे से काम ना कर पाए, या पेनिसिलिन लेने से इसको एलर्जी हो जाए। तो उस कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं पेशेंट को। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एरिथ्रोमाइसिन इज वाइडली यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट टू पेनिसिलिन इन केस वेयर पेशेंट वर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। मतलब जब पेनिसिलिन से पेशेंट को एलर्जी हो तो उस कंडीशन में आप बहुत ही अच्छे से एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन है पेनिसिलिन का ये। एरिथ्रोमाइसिन कैसा होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, और एरिथ्रोमाइसिन के कई तरह के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये जो है एरिथ्रोमाइसिन के डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं बात करूं क्लेरिथ्रोमाइसिन की, अगर मैं बात करूं एजिथ्रोमाइसिन की, तो इनकी फार्माकोकाइनेटिक बहुत अच्छी होती है। मतलब इनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये जो क्लेरिथ्रोमाइसिन होते हैं, ये जो एजिथ्रोमाइसिन होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। हमारे स्टमक में जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों डेरिवेटिव है आपके एरिथ्रोमाइसिन के, जिसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और जिसका फार्माकोकाइनेटिक भी अच्छा होता है। आगे चलते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी है एरिथ्रोमाइसिन की। तो जब आप मैक्रोलाइट्स का जनरल स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो फिर ये सारी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब देखो एरिथ्रोमाइसिन का क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, बस R1 और R2 की जगह चेंज कर करके देखना है। जैसे अगर आपने R1 की जगह OH लिख दिया, R2 की जगह OCH3 लिख दिया, तो आपका एरिथ्रोमाइसिन A बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 की जगह OH है, R2 की जगह OCH3 है, मतलब कि ये आपका एरिथ्रोमाइसिन A बन गया। वहीं अगर आप R1 की जगह हाइड्रोजन लगा दोगे, R2 की जगह OCH3 लगा दोगे, तो एरिथ्रोमाइसिन B बन जाएगा। R1 की जगह अगर आप OH लगाओगे, R2 की जगह भी OH लगाओगे, तो एरिथ्रोमाइसिन C बन जाएगा। और R1 की जगह हाइड्रोजन लगाओगे, R2 की जगह OH लगाओगे, तो एरिथ्रोमाइसिन D बन जाएगा। मतलब एक स्ट्रक्चर से आप 4 स्ट्रक्चर बना सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन A, एरिथ्रोमाइसिन B, एरिथ्रोमाइसिन C, एरिथ्रोमाइसिन D। और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, बोले इतने एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, उसको ये नहीं पता ना कि हमें ट्रिक पता है R1 R2 को चेंज करना है बस। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है सिमिलर रहेगा एरिथ्रोमाइसिन का मैक्रोलाइट की तरह, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि उसके अंडर में ये आ रहा है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हो गया एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो हमें देखना है कि जो एरिथ्रोमाइसिन है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा, वो एक्सक्रीट आउट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है उसका हाफ लाइफ होता है 1.5 आवर, मतलब कि वो ड्रग जो है 50% डिजोल्व हो जाएगी 1.5 घंटे के अंदर। साथ ही साथ एरिथ्रोमाइसिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड से। तो कई अलग अलग रूट्स को हम प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ जब आपने खाना खाया हो उसी दौरान आप कोई भी एंटीबायोटिक मत लो, क्योंकि आपके स्टमक में अभी खाना है, तो खाना जो है सही से एंटीबायोटिक को अपना काम नहीं करने देगा, डिजोल्व नहीं होने देगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होने देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग इज सिक्रेटेड इन बाइल। देखो ये जो ड्रग है ना, ये बाइल के थ्रू रिमूव होती है, तो इस एक्सक्रीशन को कहते हैं नॉन रेनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब कि बिलियरी एक्सक्रीशन, जो कि मैंने आपको
बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया है। बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 2 नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन में। और ये जो ड्रग होती है ये सिर्फ 5% रिलीज आउट होती है बॉडी से वाया यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन में सिर्फ 5% ये ड्रग रिलीज होती है और बाकी 95% अलग अलग रूट से होती है, नॉन रिनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन से होती है, जैसे कि आपका बिलियरी एक्सक्रीशन मतलब कि फीकल रूट के थ्रू। यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 5% ड्रग जो है किडनी के थ्रू यूरिन से एक्सक्रीट आउट होती है। और ये ड्रग जो है प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर लेती है, तो इसलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के कंसर्न के कोई भी टेबलेट आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं एक छोटी सी एंटीबैक्टीरियल टेबलेट एरिथ्रोमाइसिन भी प्लेसेंटा को क्रॉस करने का दम रखती है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है दिस ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और अगर प्लेसेंटा को क्रॉस कर लिया, ज़्यादा अमाउंट में कर लिया, तो बेबी में कई तरह की डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। तो ये हो गया इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है तो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करेगा, जैसे कि आपके अगर ईयर में इन्फेक्शन हो गया, नोज में, थ्रोट में, कहीं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में, लीवर में, किडनी में, तो ये सही करेगा। साथ ही साथ डिप्थीरिया वगैरह में, एसटीडी में, एसटीडी को आप बोलते हो वेनरल डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि आपका सिफिलिस वगैरह, तो उस कंडीशन में भी ये आपको काम आएगा एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ड्रग के एडवर्स रिएक्शन क्या होंगे यहाँ पर, जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, डायरिया हो गया, जीआई डिस्ट्रेस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, फीवर, रेशेस, साथ ही साथ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये जो टर्म यहाँ पर आपको दे रखी है इसका मतलब है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मतलब टेकिकार्डिया का होता है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना। तो ये सारी कंडीशन आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देखनी पड़ेगी इन केस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। उससे पहले हमने देखा यूजेस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, उससे पहले फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, उससे पहले देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन का इंट्रोडक्शन।